हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस चैप्टर सीबीएसई का जो ये 10th स्टैंडर्ड का है, इसमें केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं ये सीखेंगे और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि केमिकल इक्वेशन अगर लिखी है तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो सभी बताते हैं, लेकिन वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हमने सभी ने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंजर्वेशन जो होता है उसी के कारण जो है हमें ये केमिकल इक्वेशंस जो है केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करनी होती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्लोज्ड सिस्टम है तो उसमें कोई भी सब्सटेंस है, उसका जितना भी मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा संरक्षित रहेगा। इस मास को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज कर सकते हैं, बट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी रूल को जो है केमिकल इक्वेशन भी फॉलो करती है। मतलब क्या हुआ कि हमने रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स लिए हैं तो उनका जितना भी मास है तो वो जब ये रिएक्ट करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके मास के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन का लॉ क्या है? द मास ऑफ अ क्लोज सिस्टम, द मास ऑफ अ closed system of a substance remain constant कोई भी क्लोज सिस्टम है उसमें जो मास है किसी भी सब्सटेंस का वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैटर कैन चेंज फॉर्म but cannot be created or destroyed। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। कोई भी क्लोज सिस्टम है उसमें अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना ही ये क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी रूल को जो है फॉलो करता है लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिनको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा और आगे लिख लीजिए, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगी। फॉर एनी केमिकल इक्वेशंस द मास ऑफ द reactant must be equal to the mass of the product। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हाउ वी विल फाइंड आउट कि दोनों के मास इक्वल हैं, क्योंकि हम उसे तौल तो सकते नहीं हैं, हम उसे बैलेंस के थ्रू उसे मेजर नहीं कर सकते हैं कि रिएक्टेंट में कितना मास है और प्रोडक्ट में कितना मास है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ मास इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों ही रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट्स के इक्वल हैं कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स
दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनका जो मास है और प्रोडक्ट में उनके रिएक्शन से जो बना है प्रोडक्ट उसका मास दोनों आपस में बराबर हैं। सो प्लीज़ राइट इट डाउन। That means number of atoms of each elements in the reactant must be equal to the number of atoms of those same elements in the product। ठीक है, इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स जो कि रिएक्टेंट में है किसी भी एलिमेंट के, उनका वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स सेम एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में, तभी जो है हम मानेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है। अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक बहुत ही इजी मेथड है जिसके थ्रू जो है आप लोग सीख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं। NH3+O2 गिव्स आउट NO+H2O। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन ले ली है। अब इस इक्वेशन को जो है हम किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस कोफिशिएंट इसमें डाल रहे हैं इस इक्वेशन में। तो मान लेते हैं इसको ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ANH3+BO2 गिव्स आउट CNO+DH2O। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कराएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, नाइट्रोजन। तो फॉर नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी equal to the number of atoms in product। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का कोफिशिएंट सी है, मींस E=C। तो ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से अब हम दूसरी क्या लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटम्स in reactant must be equal to the number of atoms in product। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 × E, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 2 × D।
तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अभी इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी सेम ही स्टेटमेंट होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट must be equal to the number of atoms in product। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कितना है? 2b रिएक्टेंट में इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C प्लस D। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड बन गई। अब हमें कितनी चीज़ें निकालनी है? A B C D। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने टाइम्स कौन से, हम सारी इक्वेशंस पहले एक साथ लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू C, ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड क्या है? 3A इक्वल टू 2D एंड द थर्ड वन इज 2B इक्वल्स टू C प्लस D। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा कोफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स बार ज़्यादा आया है। तो A यहाँ पर एक बार आया है, दो बार A आया है, C भी 2 बार आया है और D भी 2 बार आया है, मतलब कि A, C और D 2 टाइम्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम A C D में से किसी को भी 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो हमें कोफिशिएंट्स मिले हैं, तो वो कोफिशिएंट्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा कोफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आया है। तो इसमें A C और D जो हैं, तीनों कोफिशिएंट्स 2 बार आए हैं। तो हम इसमें से जो है कोई भी एक को 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी मर्जी पे है। तो लेट अस कंसीडर A इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर A की वैल्यू 1 मानेंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 3A इक्वल्स टू 2D है, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D इक्वल्स टू 3/2 आ गया। ठीक है, तो जब C की वैल्यू पता चल गई है और D की वैल्यू पता चल गई है, पुटिंग वैल्यू ऑफ C एंड D इन इक्वेशन थर्ड में हम ये वैल्यूज रख देते हैं। तो 2B इक्वल्स टू क्या है? C की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। ठीक है, तो 2B इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा, इज इक्वल्स टू 2B। तो 2B इक्वल्स टू कितना हो गया? 5/2, मतलब B इक्वल्स टू कितना हो गया? 5/4। नाउ वी गेट द पॉइंट, now we get the value of E equals to 1, C equals to 1, B equals to 5/4 and D equals to 3/2। अभी हम ये वैल्यू जो है इक्वेशन में लिखेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A B C D in above equation in given chemical इक्वेशन। तो इसमें वैल्यू फिट कर देते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या थी? A इंटू NH3 प्लस B इंटू O2 गिव्स आउट CNO और DH2O। अब इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की जगह पर तो 1 है, NH3 हो गया। ठीक है,
प्लस बी की जगह पर कितना है 5/4 O2 हो गया। सी की जगह पर कितना है 1 ही है NO हो गया। और डी की जगह पर कितना है 3/2 H2O हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमें निकल आई है वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो अगर हमें डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना है पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 4 बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड में जो है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4NH3 हो गया, प्लस 4 × 5/4 O2 हो गया, गिव्स आउट 4NO हो गया, प्लस 4 × 3/2 H2O हो गया। ठीक है, तो ये तो 4NH3 हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 5O2 आ गया। यहाँ पर क्या है 4NO है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा मीन्स 6H2O हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन निकल आई। अब ये इक्वेशन बैलेंस है इक्वेशन, लेकिन तभी भी हम लोग एक बार चेक करेंगे कि रियल में बैलेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 ही हैं। अब हाइड्रोजन के देखेंगे, हाइड्रोजन के जब ही हमें देखना है तो हमें ये देखना है 4 × 3 मीन्स 12। हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं 12 हैं, तो यहाँ पर भी कितने हैं 6 × 2 12 ही हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 5 × 2 10 है, तो यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन के और 6 यहाँ पर हो गया, तो 6 + 4 कितना हो गया 10। ऑक्सीजन के भी 10 आइटम्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस करेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे आप आराम से जो है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और इक्वेशंस कुछ दे रही हूँ जिससे कि आपको जिस मेथड से मैंने बताया उसी मेथड से आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो पहली इक्वेशन लिख लीजिए, C3H8 + O2 gives out H2O + CO2। क्या है, C3H8 + O2 gives out H2O + CO2। तो इसे आपको बैलेंस करना है इक्वेशन को, ये आप जो है इक्वेशन बैलेंस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, इसे आपको बैलेंस करके हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही है कि हाउ टू वाई वी शुड बैलेंस द इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी तो पता है कि हाँ हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, लेकिन हमें केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो मैंने आपको बताया बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि मास जो है हमेशा संरक्षित रहता है, उसे हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब रिएक्टेंट में हमने जो भी एलिमेंट्स लिए हैं उनका जो भी मास है उसको हमने रिएक्शन करा के जो भी प्रोडक्ट बनाया है, तो प्रोडक्ट में उस एलिमेंट का मास उतना ही होना चाहिए जितना कि रिएक्टेंट में है। अभी केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम लोग तौल तो नहीं सकते हैं कि कितना मास है, तो उसमें हम लोगों को क्या इक्वेट करना है, इक्वलाइज करना है नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 ले रखे हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 2 ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हाइड्रोजन के, तभी वो इक्वेशन बैलेंस होगी, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगी रूल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसके बाद हम सेकंड जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस और भी डिफरेंट टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं उसको हम डीपली समझाएंगे, और इतना ईजिली समझाएंगे कि वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। और ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक्स।